हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत व्यापार चक्रों पर नियंत्रण के उपायों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजकोषीय उपायों पर विचार करेंगे। कर, व्यय और ऋण, इनके माध्यम से जब अर्थव्यवस्था में डिजायर्ड चेंजेस लाने का प्रयास किया जाता है तो उसे हम राजकोषीय उपाय कहते हैं। व्यापार चक्रों को नियंत्रित करने और इनको नियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका राजकोषीय उपायों की मानी जाती है। इसमें करारोपण, सरकारी व्यय और सार्वजनिक कर्ज के उपाय शामिल किए जाते हैं। इनका उपयोग विकसित और विकासशील दोनों प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में किया जाता है। राजकोषीय उपायों को प्रायः दो श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। पहला, स्वचालित स्थिरीकरण के उपाय जिसे हम बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स, और दूसरा, विवेकपूर्ण नीतियां जो सरकार के द्वारा विशेष परिस्थितियों में अस्थिरताओं को कम करने के लिए अपनाई जाती हैं। विवेकपूर्ण नीतियों को हम डिस्क्रिशनरी पॉलिसीज भी कहते हैं। इनमें सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कमी को मंदी की स्थिति में प्रयुक्त किया जाता है और सरकारी व्यय में कमी और करों में वृद्धि को तेजी की स्थिति में काम में लिया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्वचालित स्थिरीकरण के उपाय, बिल्ड इन स्टेबलाइजर्स। ये वे उपाय होते हैं जो अपने आप आर्थिक उतार चढ़ावों को कम करने का प्रयास करते हैं। इनके लिए सरकार को जानबूझकर कोई प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। रिचर्ड जी लिप्से एंड के एलेक क्रिस्टल ने इकोनॉमिक्स के 10th एडिशन 2004 चैप्टर 26 में पेज नंबर 470 से 473 में इनका विवेचन किया है। इसमें सबसे पहले हम बताते हैं कि आजकल सरकारी व्यय बहुत कुछ पूर्व निर्धारित होता है और इनमें जानबूझकर थोड़ी मात्रा में ही परिवर्तन की आवश्यकता होती है। दूसरा है प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्सेस। स्वचालित स्थिरीकरण के रूप में काम करते हैं प्रत्यक्ष कर। ये उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को कम करके गुणक की मात्रा को घटा देते हैं। जैसे माना प्रत्यक्ष कर की दर 40% है और उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 0.8 है, तो 100 रुपए की आय से उपभोग 80 रुपए का नहीं होगा। ये राष्ट्रीय आय के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। व्यय के योग्य आय 100 माइनस 40 इज इक्वल टू 60 रुपए रह जाएगी और इससे उपभोग 60 इंटू 0.8 इज इक्वल टू 48 रुपए का ही होगा। इस प्रकार प्रत्यक्ष कर उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को घटाकर गुणक को अपने आप नीचा कर देते हैं। तीसरा है हस्तांतरण भुगतान, जिसे हम ट्रांसफर पेमेंट्स भी कहते हैं। सरकार के द्वारा दिया जाने वाला हस्तांतरण भुगतान जैसे बेरोजगारी भत्ते या अन्य भुगतान बेरोजगारी के समय अपने आप बढ़ जाते हैं और बेरोजगारी कम होने पर अपने आप कम हो जाते हैं। ये एक प्रकार से स्वचालित स्थिरीकारक के काम को करते हैं और व्यय के योग्य आय को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कृषिगत समर्थन मूल्य, एग्रीकल्चरल सपोर्ट प्राइस। सरकार कृषकों के लिए इंसेंटिव प्राइसेस या प्रेरणादायक मूल्यों को निर्धारित करती है और उनको उत्पादन बढ़ाने पर बाजार में नीची कीमतों के खतरों से बचाते हैं। इसलिए ये कृषक की आमदनी में स्थिरता लाते हैं। सरकार उत्पादन आधिक्य की स्थिति में पूर्व घोषित समर्थन मूल्यों पर कृषकों से उनका कृषिगत माल खरीदती है। इस प्रकार कृषकों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी देकर, जैसे उर्वरक सब्सिडी, सिंचाई सब्सिडी, सस्ती साख की सुविधा आदि
इस प्रकार से उनकी आमदनी को स्थिर करने का सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है। इस प्रकार स्वचालित स्थिरीकारक अपने आप आर्थिक उतार चढ़ावों को कम करते हैं, लेकिन ये सभी परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं माने जा सकते। इसलिए विशेष परिस्थितियों में सरकार को जानबूझकर राजकोषीय उपायों के जरिए अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप करना होता है, ताकि आर्थिक उतार चढ़ावों को कम किया जा सके। विवेकपूर्ण राजकोषीय उपाय या डिस्क्रिशनरी फिस्कल मेजर्स, ये उपाय लगातार मंदी व लगातार मुद्रास्फीति की दशाओं में सरकार के द्वारा जानबूझकर अपनाए जाते हैं। सबसे पहले करारोपण। मुद्रास्फीति की दशाओं में समग्र मांग को कम करने के लिए नए कर लगाए जा सकते हैं अथवा पुराने करों की दरों को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार मंदी की दशाओं में समग्र मांग को बढ़ाने के लिए करों में कमी की जा सकती है। इसलिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रकार के करों में परिवर्तन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए भारत में कई बार आयात शुल्कों में कमी की गई है, ताकि मशीनों, कच्चे माल आदि का आयात बढ़ाया जा सके, औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाया जा सके और इस क्षेत्र में व्याप्त मंदी या रिसेशन की दशा को समाप्त किया जा सके। दूसरा है सार्वजनिक व्यय। मंदी की दशा में सार्वजनिक व्यय को बढ़ाकर रोजगार के लिए नए अवसर उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे सार्वजनिक परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, जिससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ती है। मुद्रास्फीति की दशा में अनावश्यक सार्वजनिक व्यय को कम करके बजट का घाटा कम किया जा सकता है। सार्वजनिक कर्ज। मुद्रास्फीति की दशाओं में सरकार जनता से कर्ज की अधिक राशि लेकर भी समग्र मांग को कम करने का प्रयास करती हैं। सार्वजनिक निवेशकों की वित्तीय व्यवस्था के लिए भी सार्वजनिक कर्ज का उपयोग किया जाता है। कर्ज की अदायगी से निजी क्षेत्र में वित्तीय साधन बढ़ते हैं, जिससे उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति बढ़ती है। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में हम बजट संबंधी नीति, बजटरी पॉलिसी का भी अध्ययन करेंगे। आर्थिक उतार चढ़ावों को नियंत्रित करने में बजट संबंधी नीति का अपना महत्व होता है। मुद्रास्फीति को कम करने के लिए घाटे के बजटों में कमी करनी आवश्यक होती है। भारत में मुद्रास्फीति पर काबू पाने के लिए बजट घाटों को कम करने की नीति स्पष्ट रूप से अपनाई गई है। विकसित देशों में मंदी पर काबू पाने के लिए घाटे के बजटों का समर्थन किया गया है। इसी प्रकार व्यापार चक्रों को दूर करने में राजकोषीय उपायों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी गई है। सभी देशों के द्वारा अपने राजकोषीय प्रबंध को सुधारा जा रहा है, फिस्कल मैनेजमेंट को दुरुस्त किया जा रहा है। मंदी को दूर करने के लिए समान मात्रा में सरकारी व्यय को बढ़ाने एवं उनमें कमी के प्रभाव को यदि हम आकलन करें तो हम जानते हैं कि व्यय गुणक K = 1/1 - MPC होता है, यह आमदनी बढ़ाता है, और कर गुणक MPC/1 - MPC होता है, यह आमदनी को घटाता है। तो यदि MPC 0.75 है और सरकारी व्यय की मात्रा 100 रुपये है, तो कर की मात्रा भी 100 रुपये ही यदि हम माने, तो ऐसी दशा में सरकारी व्यय के 100 रुपये बढ़ने से 100 × 4 = 400 रुपये की आय बढ़ेगी। व्यय गुणक 4 है, लेकिन 100 रुपये कर लगने से 0.75/0.25 × 100 300 रुपये आमदनी कम होगी, क्योंकि यहाँ पर कर गुणक 3 है। इस प्रकार कर गुणक व्यय गुणक की मात्रा की दृष्टि से कम होता है। यदि सरकार 100 रुपये व्यय करे और 100 रुपये के कर लगावे, तो उसे संयुक्त रूप से संतुलित बजट गुणक की दशा कहा जाएगा। अब हम चर्चा करते हैं, यानी संतुलित बजट वह बजट होता है जिसमें आमदनी की वृद्धि सरकारी व्यय के बराबर होती है। अब हम चर्चा करते हैं व्यापार चक्रों पर नियंत्रण करने के मौद्रिक उपाय।
आर्थिक उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में मौद्रिक उपायों का भी काफ़ी योगदान होता है। सरकार अपनी मुद्रा और साख नीति में आवश्यक फेर बदल करके निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करती है। भारत में मौद्रिक नीति में बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाओं, चयनित साख नियंत्रण के उपायों आदि का विवेचन किया जाता है। मौद्रिक उपाय कौन से हैं और उनके व्यापार चक्रों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति पर क्लासिकल विचारधारा के अनुसार मुद्रा के स्टॉक संकीर्ण अर्थ में M1 और विस्तृत अर्थ में M3 तथा मुद्रा के प्रचलन वेग का प्रभाव पड़ता है। और दूसरी ओर दूसरे रूप में मुद्रा की पूर्ति पर रिजर्व बैंक मुद्रा गुणक से गुणा करने से प्राप्त परिणाम के बराबर होती है। केंद्रीय बैंक मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाता है। सरकार अपने घाटे की पूर्ति के लिए केंद्रीय बैंक से उधार लेती है, जिससे रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ती है और मुद्राकृत घाटा इसे कहा जाता है। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ने से भी रिजर्व मुद्रा की मात्रा बढ़ती है। जैसा कि भारत में पिछले कई वर्षों से निरंतर यह जारी रहा है। मुद्रा की मात्रा के बढ़ने से मुद्रास्फीति के दबाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए सरकार को मुद्रा की वार्षिक वृद्धि दर को नियंत्रित करना होता है। इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार केंद्रीय बैंक से उधार की राशि को कम करे ताकि रिजर्व मुद्रा पर नियंत्रण स्थापित हो सके। इसी प्रकार विदेशी मुद्रा के कोषों के बढ़ने से मुद्रा की पूर्ति पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने के लिए खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचकर मुद्रा को वापस खींचने का प्रयास किया जाता है। इस तरह मुद्रा की पूर्ति की वृद्धि को तटस्थ करने या प्रभावहीन करने का प्रयास जारी रहता है। अतः मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की पूर्ति की वार्षिक वृद्धि को कम किया जा सकता है। दूसरा है ब्याज की दर और मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ब्याज की दर के परिवर्तनों के माध्यम से भी कार्य करती है। ब्याज की दर मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति कीन्स के अनुसार, जैसा बताया गया है, निर्धारित होती है। मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर ब्याज की दर कम की जा सकती है, जिससे निवेशों में वृद्धि के अवसर उत्पन्न होते हैं। अतः मंदी की दशा में ब्याज की दर को घटाकर निवेश बढ़ाने का प्रयास किया जाता है ताकि रोजगार और उत्पादन बढ़ सके और अर्थव्यवस्था पुनरुत्थान रिवाइवल के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मुद्रास्फीति के दौर में ब्याज की दरों में वृद्धि करनी होती है ताकि वास्तविक ब्याज की दर धनात्मक रहे। जब किसी देश में स्टैगफ्लेशन मंदी के साथ महंगाई की स्थिति होती है, तब मौद्रिक नीति के निर्धारण की कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। जब तक मुद्रास्फीति की दर स्थायी रूप से नीचे नहीं आती, तब तक ब्याज की दर को पर्याप्त मात्रा में घटाना संभव नहीं होता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्याज की दर को कम करने से निवेश को बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है, जिससे अर्थव्यवस्था का विस्तार होता है और उससे उत्पत्ति, रोजगार, आमदनी, मांग, मुनाफे आदि बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।